हेलो एवरीवन, आप सभी का वार्म वेलकम है विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में प्रेम्बल शेड्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, अपनी जो सीरीज है एम लक्ष्मीकांत को हम 70 आवर्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं विद डिटेल, एंड आपके जो पीवाई क्यूज हैं रिगार्डिंग योर कोर्स सेक्शन उसको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस पर, और मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सभी ने जब भी हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में तीन चीज के बारे में आपने एटलीस्ट सुना ही होगा जब हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी में तीन टर्म दी हुई है। एक तो हम बात करते हैं, एक तो आपने आर्टिकल सुने होंगे, यस और नो, ठीक है, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका पार्ट, जिसको हम भाग बोलते हैं। और तीसरा है आपका शेड्यूल, जिनको हम बोलते हैं अनुसूची। क्या बोलते हैं? अनुसूची बोलते हैं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली शेड्यूल्स की, आर्टिकल्स की, पार्ट्स की? तो कोई अगर आप में से कोई अभ्यर्थी जानता है तो एक बार प्लीज वो कमेंट करे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक चीज देखें, मैं आपको एक वाइड एग्जांपल देता कि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं, हमारा जब बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे एंड कितने थे आपके 8 शेड्यूल दिए। सॉरी, हमने पढ़ा था बेसिकली जिस दिन अडॉप्ट करते हैं, कब? 26 ऑफ नवंबर 1949 को। ध्यान दीजिएगा, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। अब जैसे हम बात करते हैं भाई, इतने बड़े लॉन्ग रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए बनाए गए थे पार्ट एंड शेड्यूल। अब उसका एग्जांपल कैसे हो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। अब जैसे आप देखें, जैसे हम बात करते हैं पार्ट वन के बारे में, क्लियर? पार्ट वन यूनियन एंड इट्स जो टेरिटरी है उससे डील करता है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 to 4 है, 1 से 4 तक जो आर्टिकल है। दूसरा हम बात करें, पार्ट टू हो गया। पार्ट टू किससे है? आपका सिटीजनशिप से है। किससे? सिटीजनशिप से है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 5 to 11 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं पार्ट थ्री के बारे में, हम बात करते हैं किससे है? फंडामेंटल राइट से। किससे? फंडामेंटल राइट से है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। फिर हम बात करते हैं पार्ट फोर हो गया। पार्ट फोर किससे? अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सी है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर? अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51, डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर हम बात करते हैं, आपने पार्ट 4A देखा होगा, क्लियर? जो किससे? आपका फंडामेंटल ड्यूटी से है, मौलिक कर्तव्यों से है। और आर्टिकल क्या है? 51A है। तो यही फिर आपका यूनियन है, फिर स्टेट है आपका। अगर आप एक चीज देखें, इन सबको सही तरीके से अरेंज करने के लिए बनाए गए थे पार्ट, और पार्ट्स के अंदर आते हैं आपके आर्टिकल्स। नाउ क्लियर? तो 1 से 4, आर्टिकल 5 to 11 किससे है? सिटीजनशिप से। सिटीजनशिप किससे है? आपके पार्ट टू से है। आर्टिकल 12 to 35 किससे है? आपका पार्ट थ्री से है। पार्ट थ्री किससे है? फंडामेंटल राइट से है। तो इतने बड़े जो आपका लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैनलाइज करने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट्स को और शेड्यूल को क्रिएट किया गया था या फिर लाया गया था। नाउ क्लियर? फिर हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, शेड्यूल्स हमेशा क्या है? एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा एडिशनल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कहाँ मेंशन नहीं है, जो आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, ना ही पार्ट्स के अंदर मेंशन है। जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा शेड्यूल 2 के बारे में, किससे है आपका? ये सैलरी से है। शेड्यूल 3 किससे है आपका? ओथ एंड अफर्मेशन से आपका। तो इस तरीके से चीजों को अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंस है आर्टिकल्स का, पार्ट्स का और शेड्यूल का। ये क्लियर हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है आर्टिकल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है पार्ट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और क्या इंपॉर्टेंस है शेड्यूल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यस और नो बताइए भैया, यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यस और नो। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। एट द इनिशियल टाइम अगर हम बात करते हैं, 395 आर्टिकल थे जिस दिन हमारा आपका कमिटमेंट होता है आपका, और 8 शेड्यूल दिखा था, 8 शेड्यूल थे, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ये ध्यान दीजिए। कितने आपके? 12 शेड्यूल हैं। अब कैसे हैं 12? यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपको समझना होगा। जैसे हम बात करते हैं, शेड्यूल 1 जो है वो बताता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उनका क्या नाम है और उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक लिमिटेड है, आपका कहाँ तक फैली हुई है। भाई एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं, चाहे हम पार्ट 1 देखें या फिर शेड्यूल 1 देखें, वो यही तो बताएगा कि एग्जैक्टली हमारा जो इंडिया है वो कहाँ तक
लाई करता है आपका। तो शेड्यूल 1 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के नेम से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बहुत ही कम पूछा गया, बट आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 2 यहाँ पर लिखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। मैं अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मतलब ये रिपीटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आर लिखा है तो वो यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है, और रिपीटेड भी है। जैसे हम बात करते हैं सैलरी एंड अफर्मेशन से बात करता है आपका कौन सा, शेड्यूल 2 जो है आप। और आप देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी, यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो गवर्नर है, क्लियर, स्पीकर है डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा के, ठीक है। और आपको यह भी देखना होगा कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी स्पीकर और आपके जो चेयरमैन होंगे वो भी यहाँ पर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पर ये पूछ लेता है कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी सैलरी के बारे में शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन है या नहीं है, तो मेंशन है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करें शेड्यूल 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीटेड है आपका, क्लियर। ये ध्यान दिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सबको किसी ना किसी शेड्यूल, किसी ना किसी ओथ से होना होता है। इस पर बात करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए ओथ है, वीपी के लिए ओथ है, पीएम के लिए ओथ है, गवर्नर के लिए ओथ है आपका, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप लोग आईएएस और आईपीएस बनेंगे उसमें भी आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी अपनी सर्विस के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल 3 जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन से है, प्रोमिस से है आपका फॉर ऑल अथॉरिटी। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर एग्जेम्प्टेड रखा गया है, इन दोनों पोस्ट को यहां पर कंसीडर नहीं किया गया। और यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर लूप बन जाता है और यूपीएससी यहीं पर गेम खेलता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर कंसीडर नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए कम टू शेड्यूल 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीटेड, ध्यान दीजिएगा। और शेड्यूल 4 को और किसके बारे में, राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन है, सीट एलोकेट टू राज्यसभा, ये ध्यान दीजिएगा। और यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी है, शायद आपने अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो पता होगा कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों से है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कैसे है मैं यहां पर आपको समझाऊं कि अगर आप देखें राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, अगर जस्ट वेट फॉर सेक, मैं यहां पर एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि आपको समझाना थोड़ी सी मेरे को आसानी हो जाए, जस्ट वेट। नाउ क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, समझना किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो 250 है। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी आपकी 245 की आपकी स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर 250 को भी अगर हम बाइफरगेट करते हैं तो ये दो पार्ट के अंदर है। कैसे कि अगर 238 सीट अगर हम देखें तो ये कहां से है, ये यूनियन टेरिटरी से है आपका, और स्टेट से लोग आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा के अंदर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के अंदर भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो 12 मेंबर है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आपके नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम 238 में भी अगर हम एक चीज देखें तो प्रेजेंट टाइम में ये यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेशन है कहां पर, राज्यसभा के अंदर, उसको देख लेते हैं। 3 मेंबर कहां से हैं, 3 मेंबर दिल्ली से हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। 4 मेंबर कहां से हैं, 4 मेंबर आपके जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और 1 मेंबर कहां से हैं, आपके पुडुचेरी, कहां, पुडुचेरी से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है कहां पर, राज्यसभा के अंदर। नाउ क्लियर। और राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन है वो 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, और इसके ऊपर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को रिपीट किया है। नाउ क्लियर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको किसी भी कंडीशन के अंदर भूल नहीं सकते। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 5 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल 5 बताता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स के बारे में। और इसमें कौन से आपके 10 स्टेट हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसमें, जब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 के अंदर, क्लियर। एमपी है, झारखंड है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, क्लियर। तो आप लोग कमेंट करें कि वो कौन कौन से 10 स्टेट हैं जिनको शेड्यूल 5 के अंदर कवर किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। फिर हम बात करें शेड्यूल 6, मल्टीपल टाइम रिपीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब देखो शेड्यूल 5 के अंदर क्या है
शेड्यूल्ड एरिया भी है और ट्राइबल एरिया भी इसके अंदर मेंशन है, क्लियर। और शेड्यूल 6 जो है केवल वो 4 स्टेट के ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है। और कौन से हैं वो आपके AMTM, ये कोड आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बताते भी हैं। A फॉर आसाम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। यहां पर ध्यान दीजिए मणिपुर नहीं है, क्लियर। 7 सिस्टर में से यहां पर 4 सिस्टर यहां पर रखा गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी ट्राइबल एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में यहाँ पर जो बातें हैं वो की गई हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल 7 के बारे में, ये भी रिपीटेड है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में, टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी समझने के लिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 7 के बारे में, यहाँ पर 3 टाइप की लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है आपकी? कंकरेंट लिस्ट है, ध्यान दीजिए। अंतर क्या है? यूनियन लिस्ट में केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसके पास पावर है कि वो लॉ बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बैंकिंग के बारे में, किसका होगा आपका? बैंकिंग हो गया आपका, क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं डिफेंस हो गया। इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। स्टेट में हम बात करें जहां पर केवल राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। जैसे हम बात करते हैं आपका सैनिटाइजेशन हो गया आपका, क्लियर, हेल्थ हो गया, ये सब क्या है आपके? ये स्टेट का पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं कंकरेंट के बारे में। कंकरेंट वो क्या है आपका? जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और अगर सेंटर बना रहा है तो स्टेट ओवरकम नहीं कर सकता, यही पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, किसके बारे में? एजुकेशन। एजुकेशन पहले आपका स्टेट के अंदर था, देन फिर इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है आपका। तो जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास पावर है। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा आइटम है जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है तो किसके अंदर आएगा? वो आपके रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर, किसके? रेसिड्यूअर लिस्ट के अंदर आएगा। और इस केस में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास लॉ है, पावर है इसके ऊपर लॉ बनाने, जो इन 3 लिस्ट के अंदर इन आइटम नहीं कंसिडर किया गया है। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8 शेड्यूल के बारे में। कौन सा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है और कितने हैं आपके? 28 क्या है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ध्यान दिए, कितना? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्लियर। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर पूछा जाए नेशनल लैंग्वेज एक भी नहीं है इंडिया की, सारी कैसी है? सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। शेड्यूल 9 ये भी रिपोर्ट रिपीटेड आपका। सर्टेन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए आपका शेड्यूल 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं ये किससे है? ये पार्टी के चेंज से आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपने सुना होगा क्या बोलते हैं आपका? दल बदल कानून। क्या बोलता है? दल बदल कानून बोलते हैं आपका, क्लियर। जो बेसिकली कि सपोज करो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर असेंबली का मेंबर है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो बीजेपी से इलेक्ट हुआ है, कांग्रेस ने पैसा दिया है, एक ही कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में आ गया और देन आम आदमी पार्टी में चला गया आपका, क्लियर। तो ये क्या है आपका? ये भाई जो आपकी जनता ट्रस्ट खो रहा है वहीं पर कहीं ना कहीं, ठीक है। जो जो पीपल है उनका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। तो इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर कोई वैसे व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा आया राम गया राम, क्लियर, एक ही दिन में 3 पार्टियों चेंज करी थी उस व्यक्ति ने, इसलिए इसको बोलते हैं आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं आपका। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इससे डील करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 11 शेड्यूल जो है वो है आपका आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड जो शेड्यूल 12 है आपका वो म्युनिसिपैलिटी से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्लियर? तो आई थिंक मेरे हिसाब से शेड्यूल में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से शेड्यूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वाइटल हैं आपके लिए। शेड्यूल 12 आप नहीं छोड़ सकते, 11 और 12 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। 10 भी इंपॉर्टेंट है आपका, 8 इंपॉर्टेंट हो गया, 7 हो गया आपका, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और आपका 2 हो गया। कि 12 में से आपको 10 शेड्यूल्स आपको एन हैंड आपके पता होने चाहिए, क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, कौन कौन से और कंसर्न्स हैं, ये आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो सेकंड आज का सब टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर आप देखें ये पूरा प्रीलिम्स का कोर सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। सोर्सेज अगर हम बात करते हैं, इंडिया क्या है? एक लॉन्गेस्ट, इंडिया का कौन है आपका लॉन्गेस्ट
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को इलेक्ट किया गया था। इसको ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसको इलेक्ट किया गया था। और उन्होंने बेसिकली अलग अलग देश के संविधान से देख के भाई कुछ ना कुछ चीजों को बोरो भी किया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये वही है आपका एग्जैक्टली सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर? अच्छा, यहीं से आपके लिए मैं एक तक बताऊं, दो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कौन से एक्ट को, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगर पूछा जाए कौन सा अमेंडमेंट, ध्यान कौन सा अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो कौन सा होगा आपका, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976। ये दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर एक्ट पूछा गया कि कौन सा एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तब बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर पूछा गया है कि अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। सबसे पहले क्या दिया आपका, संघीय योजना दिया, आपका फेडरल स्कीम दिया है। दूसरा दिया इमरजेंसी प्रोविजन, और ये ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में पूछा है कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसको कहां से हमने बोरो किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया है आपका। क्लियर? फिर हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये पॉइंट यहां पर दिया है, थोड़ा इसको मैं यहां पर रेक्टिफाई करूंगा, यहां ध्यान दीजिएगा। क्लियर? जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या ये लिटरली एग्जैक्टली 1935 में आया था, ये आपको थोड़ा सा यहां पर आपको एरर आएगा अगर आपने मार्क कर दिया। अब क्यों आएगा यहां पर इसको समझते हैं। एक पेज यहां पर भी हम ऐड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कहां गया ये अपना पहला ये ना पॉइंट। ठीक है, और यहां पर हम एक पेज को ऐड कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम बात करें, क्लियर, आपको पता होगा 1919 का जो एक्ट आता है, यहां पर हम दो चीज पढ़ते हैं। क्लियर? पहला आता है, आज को हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा क्या आता है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर ये दोनों पॉइंट दिया गया है, तब आप मार्क करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट आता है। यहां पर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आई में क्या है आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा बताया आपका प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम बात करते हैं आज स्टेट पीएससी है। और तीसरा हम बात करते हैं आपका जो जॉइंट पीएससी, आपका जो दो राज्यों का एक साथ जो कमीशन है, ये आया था 1935 के एक्ट के अंदर। तो अगर आपसे पूछा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप बताएंगे कि सर ये तो 1919 में आया था। क्लियर? यूपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रोविंशियल है, या फिर जेपीएससी जो है आपका जॉइंट पब्लिक कमीशन, ये बेसिकली आया था आपका 1935 के एक्ट के अंदर। तो प्लीज थोड़ा सा यहां पर बचिएगा, यहां पर आप लोग। क्लियर? ये है, ये नहीं है। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट जो राज्यपाल कार्यालय है आपका, ये भी कहां से आया था, 1935 में आया था। जुडिशरी के बारे में हम बात करते हैं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1935 के कहां पर, दिल्ली के अंदर, तो ये भी पता होना चाहिए। और प्रशासनिक जो विवरण है आपका एनुअल डिटेल, ये सब हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इसको बोरो किया है, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर? शॉर्टेड। चलिए कम टू कम बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आपका यूनाइटेड स्टेट, और यहां से काफी क्वेश्चन आए हैं, इसको हम करते हैं इंपॉर्टेंट मार्क और करते हैं पेन का कलर चेंज, और ये रहा आपके सामने। क्लियर? सबसे पहले हम बात करें प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या है आपका, ब्लूप्रिंट है, बाकी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। जो प्रियम्बल है इसको हमने बोरो किया कहां से, यूएसए से। इसकी जो आइडियोलॉजी है, फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, जिसको हम बिल्स ऑफ राइट के नाम से हम जानते हैं, कहां पर, अमेरिका के अंदर। और इसकी जो स्टार्टिंग है, बहुत सारे कंट्री ने फंडामेंटल राइट्स को आपका बोरो किया है। और जितना ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को एलिब्रेट किया है, डिटेल में समझाया है, इतना किसी अन्य देश ने नहीं समझाया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता होगा जब कभी इमरजेंसी होती है उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सुप्रीम कंट्रोल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं, अगेन ये भी रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, क्लियर से हम बात करते हैं आर्टिकल 50 के बारे में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
अगेन जुडिशियल रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय समीक्षा की पावर, क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इन केस कोई ऐसा लॉ बनाया है जो बेसिक स्टेट डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रहा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो बेसिकली, और हाईकोर्ट का पावर है कि वो सेंट्रल लॉ को क्या करें, नल क्रिएट कर दें। और फिर हम बात करें लास्ट जो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, हम बात करते हैं 3 ट्राई फोर्स है आपकी, एक तो आपका इंडियन एयरफोर्स है, क्लियर, इंडियन आर्मी है और नेवी है, ये क्या आपके ये ट्राई फोर्सेज है आपकी, ट्राई सर्विसेज संगठन आपका। इनके जो सुप्रीम कमांडर कौन है आपके, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। या फिर जो आप देखते हैं कि आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया आपका, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, ये क्या है, ये पैरामिलिट्री, क्या है ये पैरामिलिट्री इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अधीन है। और आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, चलिए फिर हम बात करते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान के बारे में हम बात करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट क्या है आपका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी अंग्रेजों ने रूल किया, जहां पर ब्रिटिशर्स ने यहां पर रूल किया है, वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे यूएसए में जो रियल हेड कौन है, वो प्रेसिडेंट है, वहां के कौन है, प्रेसिडेंट है। तो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में प्रेसिडेंट क्या है आपके, नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है आपका, पीएम है। पीएम जो क्या है आपके लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रेदर देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश से हमने क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया है। जैसे यूएसए के अंदर क्या है कि आप एक साथ 2 देश की नागरिकता रख सकते हो, बट इंडिया में एक नागरिक एक नागरिकता, ये ध्यान दीजिएगा, सिंगल सिटीजनशिप है आपका। फिर कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया हमने। रिट्स दिया इन केस अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूव करते हैं, ये क्या है आपका, रिट होता है आपका। क्लियर। स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है आपका, वो हमने देखा क्या रोल है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सब हमने कहा से, ये सारा हमने ब्रिटेन से लिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयरिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। आयरिश से 2 चीज काफी बार पूछी गई हैं। एक तो हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम बात करते हैं पार्ट 4 के अंदर मेंशन है 36 to 51 वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए आपका, क्लियर। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, कितने मेंबर आपके, 12 मेंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, कहां पर, राज्यसभा के अंदर हो। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो मेथड है इलेक्शन का, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिडर, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा आपका, क्लियर। ये सब कहां मेंशन है आपका, ये सब कहां से लिया हमने, हाईरिच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी पता होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी बार यूपीएससी पूछ चुका है। जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ इसके बारे में, टू ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंट्री बिटवीन द स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा। एंड पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ, इंप्लीमेंट ट्रिटीज, इवन मैटर आउटसाइड फॉर द नॉर्मल जुडिक्शन। और आपका आ गया कंकरेंट लिस्ट, क्लियर। कहां था आपका ये, 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ये भी हमने कहां से बोरो करा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से मेंशन करा है। अगर हम देखें कंकरेंट लिस्ट, और आपका जो फर्स्ट वाला है आपका फ्रीड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। यस और नो बताइए, यहां तक क्लैरिटी हुई, शॉर्टेड। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंच से, जो हम प्रियम्बल के अंदर बात करते हैं, रिपब्लिक हो गया, आइडिया ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फेटर्निटी हो गया, ये सब कहां से लिए, ये सब हमने फ्रांस से लिए, कहां से आपके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिए, ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका से कैसे अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर जो अन्य पार्ट है उनको अमेंड कर सकती है, ध्यान दिए, मतलब पार्लियामेंट की सुप्रीम कंट्रोल नहीं है, पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है आपका, ये सब कहां से लिया, ये सब हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जर्मनी से क्या है, जब इमरजेंसी होती है भाई, उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम पावर में होती है, ध्यान दीजिएगा। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है आपके, नॉट एब्सोल्यूट है, क्या आपके नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर है, क्लियर।
इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 19, तुरंत आपका क्या होगा, आपका इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाती है आपका। केवल 20 एंड 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो एब्सोल्यूट हैं, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट है आपके बेसिकली वो उस टाइम में सस्पेंड हो जाते हैं आपका। प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ कहाँ से लिया है हमने, जापान से लिया है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों जो चीज हैं आपके एग्जाम में आई हुई हैं। और रशिया से अगेन जब ये अलग हुआ है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया हमने, और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल के अंदर, ये भी हमने कहाँ से लिया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बताइए यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं, अपना जो थर्ड सब टॉपिक है वो है प्रियम्बल। और उम्मीद करता हूं सोर्सेस के अंदर और शेड्यूल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। और प्रियम्बल से अगर हम बात करते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए, चाहे हम बात करें प्रीलिम्स के अंदर या फिर आपके मेंस के अंदर। और ये वो चीज है आपका जो बताता है एग्जैक्टली कि हमारा संविधान कैसा है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहीं पर, मैं एक ब्रीफ आपको एक इंट्रो देता हूं। प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस है, प्रियम्बल क्या है आपका, ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का मानचित्र है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बताया, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया आपका एनके पालीवाल साहब ने। क्लियर? तो एग्जैक्टली बताता है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा देश कैसा है भाई आपका। जैसे हम बात करते हैं, हमारा देश सोवरेन स्टेट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है आपका। अगेन अब ये कब का, ये उस दिन का जिस दिन ये अडॉप्ट होता, कब, 26 नवंबर 1949 का प्रियम्बल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर केवल दो ही शब्द हैं, एक तो सोवरेन दिया है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिया है आपका। क्लियर? जस्टिस वर्ड जो है ध्यान दीजिएगा, ये पहले से ही था, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कितने टाइप जस्टिस है? तीन टाइप जस्टिस के बारे में बात करी गई है। फिर लिबर्टी के बारे में हम बात करते हैं, थॉट का हो गया, एक्सप्रेशन का हो गया, बिलीफ का हो गया, फेथ का हो गया, एंड वर्शिप का हो गया। तो कितने टाइप की लिबर्टी है, आजादी है आपकी, पांच टाइप की लिबर्टी है। फिर तीसरा दिया इक्वलिटी, कितने टाइप की आपका, एक तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी हो गया आपका। तो दो टाइप की इक्वलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फिर फेटर्निटी आपका, इंश्योरेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिटी ऑफ नेशन। और ध्यान दीजिएगा इसको कब अडॉप्ट किया गया अगर हम बात करते हैं, तो इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने काफी बार पूछा है कि क्या क्या आपका जो प्रियम्बल है वो वंस अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 से। और उसमें अगर हम बात करते हैं, सेकुलर वर्ड हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड हो गया, और इंटीरियर वर्ड को ऐड किया गया है। अब अगर आप देखिए ये जो प्रियम्बल की जो इमेज है ये कब की है आपकी, ये जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया है, कब आपका, 1949 के अंदर। ठीक है? अब देखिए यहां पर कहीं पर भी सेकुलर वर्ड मेंशन नहीं है, यहां पर कहीं पर भी सोशलिस्ट वर्ड मेंशन नहीं है आपका, और यहां पर कहीं पर भी इंटीग्रिटी वर्ड मेंशन नहीं है। नाउ क्लियर? शॉर्टेड ये पॉइंट, यस और नो? प्रियम्बल का जो आइडिया है ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसके आइडिया के बारे में, प्रियम्बल के अंदर जो लैंग्वेज हमने यूज करी है कौन सी है, वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अच्छा, अगर आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा, प्रियम्बल को पावर कहां से, प्रियम्बल को पावर भारत की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप नेपाल का देखें, नेपाल में क्या लिखा है? वी द नेपाली पीपल। वी क्या आपका? वी द नेपाली पीपल। तो वहां पर पीपल को नहीं, वहां पर किससे पावर ली गई है आपकी? गवर्नमेंट से पावर ली गई है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो पावर मिल रही है किससे मिल रही है, वो हम लोगों से, भारत की जनता, भारत के नागरिक से ही ताकत मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस है कि अगर हम देखें नेपाल और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है, वी द नेपाली पीपल और वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये अगर हम बात करें हमारा संविधान कैसा है, इसको दर्शाता कौन है, हमारा प्रियम्बल दर्शाता है। ठीक है? अब यहां पर कुछ बेसिक कंसर्न्स हैं, जस्ट वेट फॉर सेक।
हेलो हेलो हेलो, हाँ नाउ नाउ क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बीइंग द प्रियम्बल। तो हमने प्रियम्बल के जो आइडिया कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो द प्रैक्टिस। इंडिया के साथ और भी कंट्री हैं। और प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस है किसका, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एग्जैक्टली हमारा संविधान कैसा है। क्लियर, ब्लूप्रिंट हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। या फिर हम बात करते हैं, ये समरी है किसकी, भारतीय संविधान की समरी ऑफ द और एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एन के पालकीवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, इसके बारे में मैंने बताया था आपका। एन के पालकीवाल एक एमिनिस्ट जूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, जो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया है, ध्यान दें। और इवन ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी आया है, ये ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज इंपॉर्टेंट है, भाई कहाँ से बोरो किया आइडिया को, कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं देता हूँ जो लैंग्वेज आप कौन सी है, वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सी है वो, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर एक टाइमलाइन समझते हैं, मैंने आपको कल भी समझाया था जो प्रीवियस क्लास थी, कि नवंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनती है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और आपका 13 ऑफ दिसंबर 1946 को क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसको हम उद्देश्य संकल्प भी बोलते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड ड्राफ्टेड एंड मूव बाय द पंडित नेहरू। किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था, नेहरू साहब के बाद, और काफी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया है, क्या किया है, उसको अडॉप्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, क्लियर, जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था, एक तो सोशलिस्ट है, सेकुलर है आपका, और इंटीग्रिटी है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। एंड 26 ऑफ जनवरी 1950 को हम क्या बोलते हैं, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, वो इनफोर्स होता है, क्या होता है, इनफोर्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, ये टेक्स्ट है किसका, प्रियम्बल, टेक्स्ट क्या है प्रियम्बल का, और ये आफ्टर अमेंडमेंट है, क्या है, आफ्टर अमेंडमेंट, ध्यान दीजिए। और क्या दिया यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर टर्म समझना, टर्म से आपको क्लैरिटी होगी, क्या दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भाई संविधान को पावर कहां से है, भाई भारत के नागरिक से, सिटीजन से आपका। सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक पब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्लियर। अब देखिए फिर बात करता है जस्टिस, पहला पॉइंट है जस्टिस आपकी आपकी सोशल जस्टिस, आपकी इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बातें करते, तो 3 टाइप की तो जस्टिस है। दूसरा पॉइंट दिया है लिबर्टी के बारे में, कितने टाइप की लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, आपका थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, और वॉरशिप हो गया। तो कितने टाइप की लिबर्टी है, 5 टाइप की लिबर्टी है। तीसरा बात करता है इक्विटी के बारे में, कितने टाइप की इक्विटी है आपका, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की क्या है, इक्विटी है, तो 2 टाइप की इक्विटी के बारे में बात करता है। टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और फेटर्निटी टू एंश्योरिंग द डिग्निटी, फेटर्निटी मतलब बंधुत्व जो हो गया आपका, क्लियर, यूनिटी एंड इंटिटी। अब इंटिटी वर्ड को भी भाई अमेंड किया गया आपका 42 से, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे, कब आपका 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया है, 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है। कब इसको इन्फोर्स किया है, कब इसको कमिटमेंट किया है, तो जब कमिटमेंट पूरा जाएगा तो आएगा 26 ऑफ जनवरी 1950, यस और नो, बताइए, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हम देखें भाई सोवरेन दिया हुआ है, सोशलिस्ट दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक दिया है,
इंडियंस नहीं दिया आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, जो आप यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि प्रियम्बल क्या है आपका, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव द ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। भाई कहां से पावर ड्राइव कर रहा है, पीपल ऑफ इंडिया से पावर को ड्राइव कर रहा है। इंडियन स्टेट कैसा है आपका, इंडिया जो स्टेट है आपका एक सोवरेन स्टेट है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है और एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई जस्टिस की ऑब्जेक्टिव है आपका, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी क्या है इसके ऑब्जेक्टिव है। और कब अडॉप्ट किया गया है इसको, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। ये क्या होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये ध्यान दीजिए, क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। अब यहां पर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949, द सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट वाज डन इन 1976, एंड सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कौन सा गलत है यहां पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम बात करते हैं अडॉप्ट के लिए, तो अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो वो था 26 ऑफ जनवरी 1950। और ये जो पॉइंट दिया इम्प्लीमेंट, क्लियर, इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, कब किया था, ये जो किया था 26 ऑफ जनवरी को, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कीवर्ड क्या है, यहां पर कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया आपका, सोवरेन दिया है आपका। क्लियर, आप पढ़िए इसको, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। 15 अगस्त 1947 से अगर हम कहते हैं बिफोर, क्या आपका बिफोर हम बात करते हैं, इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था, इंडिया को जो ब्रिटेन है आपका वो कंट्रोल कर रहा था। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन को मैनेज करने के लिए फ्री नहीं था। एंड आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया को कोई भी सुप्रीम ऑथोरिटी कंट्रोल नहीं कर रही है। इंडिया अपने आंतरिक मामले, इंटरनल मैटर्स को और एक्सटर्नल रिलेशन को मैनेज करने के लिए फ्री है। प्रेजेंट टाइम हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन कैसे होंगे, ये इंडिया अपने लेवल पे डिसाइड करेगा। इंडिया को किसी और कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। क्लियर, इसको बोलते हैं सोवरेन संप्रभुता। The word sovereign implies that the India neither a dependency or nor a dominion of any other nation, but it is a independent state. और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दिस इज अ नो ऑथोरिटी अबव इट एंड फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, ये ध्यान दीजिएगा। और इंडिया क्या है, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। इंडिया किसी भी अदर कंट्री को एक्वायर कर सकता है और अपने कुछ पार्ट को दे भी सकता है, ध्यान दीजिएगा, टू द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। हम बात करते हैं अपने 100th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द आपका 2015 देखा होगा किस बीच में, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सोवरेन स्टेट, क्या दिया, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट टू एनी अदर कंट्री, इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया कैन गिव अन पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, और इंडिया इज ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। और हमने क्या पढ़ा था, इंडिया को कोई और कंट्री पावर कंट्रोल नहीं कर सकती है। इंडिया अपने इंटरनल साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो यूएन का ऑब्लिगेशन कैसे होगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में, आपका समाजवाद के बारे में। क्लियर, 42nd अमेंडमेंट जोड़ा गया है आपका, डीपीएसपी के अंदर मेंशन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या केवल गवर्नमेंट ही बूम कर रही है या प्राइवेट बूम कर रही है, भाई दोनों कर रही है, भाई गवर्नमेंट भी स्टेक देती है आपकी और प्राइवेट भी बराबर का योगदान है आपका। और इंडिया कैसा है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैसी है आपकी इंडिया में, मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा। और इंडिया का जो ब्रांड है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है आपका, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ध्यान दीजिएगा।
which involve the nationalism in all mean of production and distribution to abolition of private property. Clear? भाई अगर अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर से लेके निचले तबके तक, ग्रास रूट लेवल तक वो जो सोर्स प्रॉपर क्या है बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये ध्यान दीजिएगा। यही तो है। चलिए फिर हम बात करते हैं सेकुलर वर्ड के बारे में। अब भाई सेकुलर वर्ड क्या है? धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। इंडिया में अगर आप एक चीज देखें, इंडिया में मेजोरिटी कौन है? इंडिया में देखें तो हिंदू क्या है? मेजोरिटी है। रेस्ट 6 क्या आपके माइनॉरिटी हैं। और माइनॉरिटी वर्ड कहीं पर भी नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरह के माइनॉरिटी हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटी है और एक लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए आपके, क्लियर, और बौद्ध हो गए। ये सब क्या है? माइनॉरिटी रिलीजन है आपके। इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1974 के अंदर द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो डाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वॉन्ट एस्टैब्लिश सच स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25-28। केवल जो रिलीजियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेकुलर के बारे में, वो 25-28 के अंदर ही मेंशन है आपका। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के साथ लिया है टू ऑल रीजन इन कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट स्टैंड बट स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम और। अच्छा, अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा जो भी स्कूल चल रहे हैं वहां पर किसी भी एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, वो आपके हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। अब जब हम बात करें किसी भी कंट्री का फाउंडेशन ही किसी रिलीजन पे, तो कैसा होगा? वो एक रिलीजियस स्टेट होगा, सेकुलर स्टेट नहीं होगा। इंडिया में हम क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, जितने धर्म क्या है आपके वो सब इक्वली हैं। गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट इक्वली ऐसे क्यों नहीं करती कि भाई केवल कि हिंदू को प्रमोट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, राम मंदिर बना था, बाबरी मस्जिद के लिए भी कंसर्न था, गवर्नमेंट ने दोनों को इक्वली ट्रीट किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या आपका? ये सेकुलर स्टेट है आपका। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर? ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल इंपॉर्टेंट टू रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है आपका? जैसे हम बात करते हैं भाई हिंदू है, हिंदू हो गया आपका, फिर मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बुद्ध हो गया आपके, सिख हो गए, पारसी हो गए और आपके क्रिश्चियन हो गए। ये 7 रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हिंदू क्या है? हिंदू मेजोरिटी के अंदर है। रेस्ट क्या? माइनॉरिटी है। मुस्लिम माइनॉरिटी मेजोरिटी है आपका, अल्प उसमें सबसे ज्यादा है आपके। और गवर्नमेंट सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट कर रही है आपका। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक हम जानते हैं आपका, टू टाइप डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं आपका। क्लियर? प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है आपका, बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट पोजीशन द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। सुना होगा आपने, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी दो टाइप की है आपका, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है आपका, जो सुप्रीम पावर डायरेक्टली, इस केस में स्विट्जरलैंड, तो ये पॉइंट है आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। डेमोक्रेटिक पॉलिट कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी, एक मोनार्कियल है और एक रिपब्लिक है। राजा का बेटा राजा क्या है आपका? क्या पढ़ते हैं हम? राजा का बेटा राजा होगा, मतलब जो सुप्रीम पावर वो क्या है आपका? वो हायरार्कियल है आपका, हेरिडिटरी है कि भाई एक ही किंगशिप किंगशिप चलता रहेगा आपका। रिपब्लिक में क्या है? ऐसा नहीं है, जनता के पास पावर है कि वो अपने सुप्रीम कंट्रोल को चुने। मोनार्कियल में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट क्या है? यूजुअली किंग और क्वीन होते हैं और एंजॉय द हेरिडिटरी पोजीशन हो गया, एंड ही कम इनटू ऑफिस थ्रू द, जस्ट लाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन में हायरार्कियल किसके पास है? अगर हम बात करते हैं तो वो आपके किंग के पास है आपका, क्वीन एलिजाबेथ हो गया, किंग चार्ल्स हो गए आपके। और इसे हम बात करते हैं रिपब्लिक के अंदर, हम चीज देखें कि अगर आप देखें कि यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या है आपका? ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्ट होता है और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। जैसे यूएसए प्रेसिडेंट कितने साल के होते हैं? 4 साल के लिए होते हैं। इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है आपके? वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्लियर? और जैसे अभी इससे पहले अगर हम बात करते हैं, रामनाथ कोविंद जी थे, फिर मुर्मू मैम है, अब्दुल कलाम साहब रहे आपके, तो एक फिक्स टाइम के लिए एक व्यक्ति आता है आपका, और ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये या तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इसको बोलता है रिपब्लिक। यहाँ पर कोई हेरिडिटरी कि भाई खानदान चलता आ रहा है, तो कोई भी
कंसर्न यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रिपब्लिक। और लास्ट आता है प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है 40 अमेंडमेंट के अंदर। क्लियर? और इसमें 3 वर्ड है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और आप देखिएगा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर दिया, ये केशवानंदा भारती केस के अंदर दिया। केस स्टडी के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जहां पर सारे केस स्टडी को क्लियर हम कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? ना ही सोर्सेस के अंदर, ना ही प्रियम्बल के अंदर, ना ही शेड्यूल के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपके पार्ट 1 से रिलेटेड होगी आपका। इसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपसे मिलते हैं अभी जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार सभी को, और स्टे ट्यून विद द विद्यार्थी आईएएस टू क्रैक योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। चलिए, नमस्कार सभी को, जय हिंद।